मैंने पिछले वीडियो में आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताया था। आज अपन प्लेटो का साम्यवाद पढ़ेंगे। मैंने एक पन्ने पे इसके पॉइंट्स उतार दिए हैं, आपको दिख रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझिए। आज हम प्लेटो का साम्यवाद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है परिचय। परिचय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए दो बातें आवश्यक बताई। पहले, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा, और दूसरी जो है वो प्लेटो का साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का कहना है कि एक समुचित और स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग को अपना कार्य करने और समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार करेगी, और शिक्षा इस वर्ग में यह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च और एकमात्र धर्म है। किंतु प्लेटो को यह आशंका थी कि शिक्षक ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार पैदा किए हैं, कहीं वो अभिभावक वर्ग विपरीत वातावरण में जाकर वो उनके संस्कार समाप्त हो सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने व्यक्ति, परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि ये जो अभिभावक वर्ग है, जिसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग सम्मिलित है, इनको हमें परिवार और संपत्ति जो है उससे दूर रखना चाहिए। और इसी के संदर्भ में इन्होंने अपना साम्यवाद प्रस्तुत किया। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो वर्तमान साम्यवाद की तरह आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक है। और प्लेटो ने जो साम्यवाद की जो धारणा दी है, वो धारणा राज्य को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने की बात करती है। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहले से ही वो दूर करना चाहता था। इसलिए उसने अभिभावक वर्ग के लिए एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके दो तत्व प्रमुख है। पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। प्लेटो का जो ये साम्यवाद है केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। यानी कि प्लेटो ने जो तीन वर्ग बताए हैं, प्लेटो ने जो तीन वर्ग बताए हैं, पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। इन्होंने शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है इसको अभिभावक वर्ग का नाम दिया है। और ये जो प्लेटो का साम्यवाद है ये केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही है। प्लेटो ने इस साम्यवाद को उत्पादक वर्ग के लिए नहीं दिया है। इसलिए नेटलशिप ने यह कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद जो है वो शिक्षा के द्वारा उत्पन्न प्रवृत्तियों को प्रभावी और सफल बनाने का एक सहायक यंत्र है। प्लेटो का जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अभिभावक वर्ग जो है उसको संपत्ति से दूर रखना चाहिए, ताकि वो लोभ में नहीं आए और अपना जो मुख्य कर्तव्य है उनका, राज्य को सर्वोच्च सत्ता पर स्थापित करना, राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने का जो मुख्य लक्ष्य है उससे वो दूर नहीं हो। इसलिए प्लेटो ने इसका प्रतिपादन करते हुए कहा है कि पहली बात तो यह है कि उनके पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। न तो उनके पास अपना कोई घर होगा, न कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालय में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए, और केवल यही ऐसे नागरिक है जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। इसी में इनकी मुक्ति है, और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे, किंतु सहायक बने रहने की अपेक्षा उनसे द्वेष करने लग जाएंगे। उनके जीवन के सारे दिन नागरिकों से घृणा करने और उनके द्वारा घृणा किए जाने में ही व्यतीत होंगे, और इस प्रकार वे अपने राष्ट्र के सर्वनाश का मार्ग ही प्रशस्त करेंगे। तो प्लेटो का कुल मिलाकर ये कहना है कि प्लेटो ये कहते हैं कि अभिभावक वर्ग जो है वो संपत्ति से दूर रहे,
वो सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करे, सिपाहियों की तरह रहे, उससे क्या होगा कि इनको कंचन कामिनी नहीं छू पाएगी। ये संपत्ति के प्रति मोह पैदा नहीं कर पाएंगे और देश की सेवा के लिए ये तत्पर रहेंगे। प्लेटो ने अपने इस संपत्ति विषयक साम्यवाद के समर्थन के आधार बताए हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और राजनीतिक व व्यवहारिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के लिए ये कहते हैं कि प्लेटो आत्मा के 3 तत्व बताते हैं, विवेक, शौर्य और तृष्णा, और इन तीनों गुणों के आधार पर वे समाज के 3 वर्ग बताते हैं। पहला, विवेक को रिप्रेजेंट कर रहा है दार्शनिक वर्ग, शौर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सैनिक वर्ग, और तृष्णा को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और दोनों वर्गों को, जो अभिभावक वर्ग है, उनको आर्थिक वृत्तियों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो कर्तव्य पालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार प्लेटो शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक और सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को आवश्यक बताया है। दूसरा आधार जो है इनका, वो है दार्शनिक आधार। प्लेटो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। उनका कहना है कि जिन्हें शासन करने का कार्य है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, सौंपा गया है, उनको सभी सांसारिक तत्वों से यानी संपत्ति, कंचन कामिनी से दूर रहना चाहिए, जो शासक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः धन निश्चित रूप से एक ऐसा ही तत्व है, अतः अभिभावक वर्ग को इससे इन्होंने मुक्त किया है। दूसरा, इन्होंने एक राजनीतिक और व्यवहारिक आधार भी बताया है। प्लेटो का कहना है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो। लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाए तो हो सकता है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण न रहकर संपत्ति हो जाए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। तो और राज्य में जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता है, यदि उनके कुछ निजी आर्थिक हित भी हो तो हो सकता है कि वो निस्वार्थ कर्तव्य पालन का मार्ग छोड़कर वो अपनी जेबें ही भरने लग जाए, दूसरों का शोषण करना शुरू कर दे। इस प्रकार से ये प्लेटो जो है वो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। वर्तमान में भी इसकी आवश्यकता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से राजनीति में सत्ता प्राप्ति करने के लिए धन का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। राजनीति अब सेवा का केंद्र नहीं बल्कि अर्थ संग्रह का केंद्र बन गई है। तो हमें प्लेटो के साम्यवाद का जो ये आधार है बहुत महत्वपूर्ण लगता है। प्लेटो ने इस प्रकार से अभिभावक वर्ग को संपत्ति से दूर रहने की बात कही है और परिवार से दूर रहने की बात कही है। ये 3 आधार उन्होंने बताए हैं, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक, है ना, यानी व्यवहारिक आधार है। अब प्लेटो जो है वो उसके साम्यवादी जो सिद्धांत है उसकी बहुत आलोचना होती है। सबसे पहली आलोचना तो यही है कि प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत जो है वो राजनीतिक है, आर्थिक नहीं, जबकि वर्तमान में जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया है वो जो है वो क्या है, आर्थिक है। दूसरा, प्लेटो ने केवल 2 वर्ग मतलब साम्यवाद 3 वर्ग जो समाज के बताए हैं उनमें से केवल अभिभावक वर्ग यानी कि दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग पर ही केवल अपना ध्यान केंद्रित किया है। उत्पादक वर्ग को इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि प्लेटो का जो साम्यवाद है भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। लेकिन इसकी बहुत सारी आलोचना जो होती है, इसमें अरस्तु ने इनकी बहुत सारी आलोचना की है। अरस्तु स्वयं प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने बहुत आलोचना की है इनके साम्यवाद की। उन्होंने एक बात कही कि यह मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। ये केवल इसे उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया, ये भी गलत है। और इससे परोपकारिता और उदारता की मानवीय जो भावनाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी अगर ऐसा होगा। व्यक्तिक संपत्ति का खात्मा गलत है, क्योंकि जब तो व्यक्ति अपने आप को प्यार नहीं करेगा, अपनी संपत्ति को प्रेम नहीं करेगा तो देश को प्रेम कैसे कर सकता है। इन्होंने राज्य की एकता के लिए संपत्ति का खात्मा बिल्कुल गलत बताया है, ऐसा आलोचक कहते हैं। साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध भी है, क्योंकि हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति जो है वो संपत्ति की इच्छा के साथ ही पैदा होता है,
और संपत्ति और उसके मरने पर संपत्ति की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये बिल्कुल ही जीवन के सामान्य सिद्धांत अनुभव के खिलाफ है। यह समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। व्यक्ति की इच्छाएं कुछ नहीं है। व्यक्ति की संपत्ति संग्रह करने की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण इच्छा है व्यक्ति की, और इसको ये खत्म कर देता है, जो कि बहुत गलत है। व्यक्ति अपने जीवन के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति नीरस हो जाएगा। सामान्य जन को संपत्ति और परिवार से वंचित करने से इनमें उदासीनता आ जाएगी, अकुशलता हो जाएगी, और कम उत्पादन होने से के परिणाम भी इसमें प्रकट हो सकते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से संपत्ति ग्रहण करने की इच्छा जो है वो व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण इच्छा होती है। मैकियावेली ने कहा है ना, आप सब लोगों को पता है, मैं कई बार क्लास में भी बता चुकी हूं कि मैकियावेली ने ये कहा है कि व्यक्ति जो है अपने पिता के हत्यारे को तो क्षमा कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति के हरण करने वाले को क्षमा नहीं कर सकता। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं होता, और उन्होंने जो बातें कही है, जिन साम्यवाद के समर्थन की जो आधार बताए हैं, मैं ये कहना चाहूंगी वो आधार बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक जो बात इन्होंने बताई है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को इन्होंने अलग किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में इसकी आवश्यकता भी है। धन्यवाद बच्चों। कल अब मैं आपको इसी का, प्लेटो ने जो साम्यवाद के दो जो सिद्धांत दिए, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद, कल मैं आपको परिवार विषयक साम्यवाद पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।